हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे परावर्तन के प्रकार क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे, प्रतिबिंब के कितने भाग होते हैं। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में सीखेंगे। आज के इस क्लास 10th के साइंस के वीडियो में ये सब नियम हम सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यानी प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रहेगा परावर्तन के प्रकार। तो देखिए, परावर्तन का जो प्रकार होता है ये दो प्रकार का होता है। यानी पहला जो आपका होता है नियमित परावर्तन और दूसरा जो आपका होता है अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे परावर्तन के प्रकार को दो भागों में विभक्त किया गया। यानी परावर्तन के प्रकार को कितने भागों में विभक्त किया गया? दो भागों में। आइए उन दो भागों के नाम हम जानते हैं। तो पहला भाग जो आपका होता है नियमित परावर्तन और दूसरा जो भाग होता है आपका अनियमित परावर्तन। यहां से हम बनाएंगे परावर्तन के प्रकार। अब इसका दो भाग आपका हो जाएगा। पहला जो भाग आपका होगा नियमित परावर्तन, और दूसरा जो भाग होगा आपका होगा अनियमित परावर्तन। इस तरह से हमारे पास दो भाग होते हैं। नियमित परावर्तन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह से हम लोग नियमित और अनियमित के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखेंगे नियमित परावर्तन का, उसके बाद इसके चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे अनियमित परावर्तन और इसके भी चित्र के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा नियमित परावर्तन। जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका परिभाषा होगा नियमित परावर्तन का कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है। यानी क्या लिखेंगे? जब
प्रकाश का परावर्तन चिकने पालिश युक्त पृष्ठ से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन चिकने पालिश युक्त पृष्ठ से होता है तो तो प्रकाश किरणें तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस नियम को नियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। अब देखिए नियमित परावर्तन क्या है, तो आपके पास सीधी परिभाषा लिखा गया है कि जब प्रकाश का परावर्तन चिकने पालिशयुक्त पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या होती है, समांतर हो जाती है। इस नियम को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक क्या है, दर्पण है और दर्पण के ये m भाग बोला जाता है और इसको हम m डैश मानते हैं और इसके नीचे वाले सतह को इस तरह से पालिश किया जाता है। पालिश किया जाता है। जैसे हम पालिश करेंगे और यहाँ से प्रकाश इस तरह से आएगा, आने के बाद जैसे परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगा वो अपने दिशा में इस तरह से उसके समांतर हो जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ से प्रकाश आएगा, फिर परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी दिशा में समांतर हो जाती है। फिर ऐसे प्रकाश आएगा और यहाँ से टकरा कर उसी दिशा में समांतर हो जाती है। इस तरह के घटना को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी जितना प्रकाश इस वस्तु से आएगा और परावर्तन के पृष्ठ पर टकराकर उसी दिशा में उसके ठीक क्या होती है, समांतर हो जाती है। इस तरह के किरणों को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब जैसे ये इस तरह से प्रकाश आ रहा है और यहाँ प्रवर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी दिशा में समांतर हो जा रही है, इस नियम को ही बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो ये आने वाले प्रकाश को हम बोलते हैं आपतित किरण और यहाँ से जो सीधे समांतर हो रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आपका होता है नियमित परावर्तन। अब हम लोग सीखेंगे अनियमित परावर्तन।
अब हेडिंग देंगे हम लोग अनियमित परावर्तन। इसका परिभाषा होगा जब प्रकाश का किरणें खुरदुरे पृष्ठ से होता है। क्या लिखा गया है? जब प्रकाश का किरणें खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। फैल जाती है तो इस नियम को इस नियम को अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा लिखा गया है? अनियमित परावर्तन यानी जब प्रकाश का किरणें खुरदुरे पृष्ठ पर, यानी जो दर्पण है वो क्या होगा? खुरदुरा होगा, यानी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। इस नियम को क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। अब आइए अनियमित परावर्तन का चित्र कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक इस तरह से खुरदुरा क्या है? पृष्ठ है। ये आपका हो गया एम, ये हो जाएगा आपका एम डैश। अब देखिए क्या होता है, जब इस खुरदुरे पृष्ठ के हम नीचे वाले सतह को पालिश करेंगे, अब देखिए ये हमारा पृष्ठ क्या है? खुरदुरा है और इसके नीचे वाले सतह को हम लोग क्या किए? पालिश कर दिए। तो मान लीजिए ऊपर का सतह जब खुरदुरा है और नीचे हम पालिश करेंगे तो इसका परावर्तक बहुत ही क्या होगा? कम होगा। इस कंडीशन में जब प्रकाश मान लीजिए यहाँ से आएगा, आने के बाद ये कुछ ही आपका क्या होगा? परावर्तन होगा इस तरह से। फिर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, इस तरह से निकल गया, फिर यहाँ से प्रकाश आया और इसी दिशा में वापस ऐसे चला गया। इस तरह के घटना को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन, यानी प्रकाश उसके समांतर न होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। तो ऐसे घटना को ही हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो नियम होगा वो प्रतिबिंब का नियम होगा।
तो पहले इसको आप नोट स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब का नियम। प्रतिबिंब में कितने भाग होते हैं? तो प्रतिबिंब में दो भाग होते हैं, एक आपका होता है वास्तविक और दूसरा होता है आपका आभासी। अब हम लोग हेडिंग देंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम बोलते हैं इमेज। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहले हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक आपके सामने दर्पण रखा गया है और दर्पण के ठीक सामने कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये क्या है, पेन है। अगर इसको मैं उस दर्पण के सामने रखूं तो इसका पूरा पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में क्या होगा, बन जाएगा। तो उस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का नियम कहेंगे। यानी जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो आपके चेहरे का पूरा पूरा चित्र उस दर्पण में क्या होगा, आ जाएगा। तो वैसे घटना को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कोई भी वस्तु अगर आप दर्पण के सामने रख रहे हैं तो उस वस्तु की चित्र उस दर्पण में क्या होगा, आपको दिखाई देगा। उस घटना को ही क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। इसका पहले हम परिभाषा लिखेंगे। यानी लिखेंगे वस्तु के किसी, लिखा गया है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी परिभाषा क्या लिखा गया है प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब का परिभाषा यही कह रहा है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें या तो परावर्तन हो या अपवर्तन हो, इसके पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे नियम को प्रतिबिंब का नियम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बताया कि दर्पण एक लेते हैं और दर्पण के सामने कोई भी वस्तु हम रखेंगे तो उस वस्तु का पूरा पूरा चित्र उस दर्पण में क्या होगा, दिखाई देगा। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब के कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में।
पहला जो आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हम जो भी उसका चित्र होगा उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में वही चीजें नहीं होता है। केवल आभासी प्रतिबिंब में उसका हम फोटो लेते हैं। जैसे आभासी प्रतिबिंब की बात किया जाए तो जैसे हम किसी व्यक्ति को बहुत दिन पहले देखे हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा हमारे आंखों में क्या होता है, एक फोटो की तरह बैठ जाता है। और कुछ दिन बाद अगर वो व्यक्ति हमें दिखता है तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। या हम अपने फोटो में या स्टूडियो जाते हैं तो वहां पर जो हम अपना फोटो खिंचवाते हैं वो पूरा पूरा तस्वीर उस फोटो में क्या होता है, एक सेट हो जाता है। तो ऐसे चीजों को हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। और इसमें क्या होता है वास्तविक में, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम केवल पर्दे पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अब समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें लिखा गया है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी 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 दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है।
परिभाषा क्या लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब का? तो सबसे पहले आप परिभाषा समझेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब को केवल पर्दे पर ही क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने यहाँ पर फोकस रख दिया और वहां से एक पर्दे पर हम फोकस दे रहे हैं, तो जो भी हम वीडियो चलाएंगे तो उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब क्या होगा? उस पर्दे पर हमें दिखाई देगा। इस घटना को ही हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब के बाद हम लोग सीखेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन पहले सीखेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल बताएंगे। अब हम लोग सीखेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब इसका पहले हम लोग लिखेंगे परिभाषा। लिखेंगे जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई आती हुई प्रतीत होती है आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है तो इस नियम को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस नियम को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे इसका केवल फोटो लिया जाता है।
अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, तो इस नियम को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका केवल क्या किया जाता है, फोटो लिया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने किसी व्यक्ति को देखा हूं और देखने के बाद क्या होता है कि कुछ साल बाद यानी बहुत दिनों बाद अगर वो व्यक्ति हमारे सामने आए तो उस व्यक्ति का चेहरा हमारे आंखों में एक फोटो की तरह बैठ जाता है और उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। इस तरह के घटना को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, या जिसका हम फोटो खींचते हैं। तो जैसे फोटो खींचते हैं तो उसका पूरा पूरा तस्वीर उस फोन में क्या होता है, सेट हो जाता है। तो ऐसे चीजों को हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के बाद हम लोग समझेंगे दर्पण के बारे में, यानी दर्पण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे दर्पण। दर्पण को हम बोलते हैं मिरर। मिरर यानी दर्पण के बारे में हम लोग सीखेंगे। लिखेंगे यदि किसी चिकने माध्यम में पारदर्शी माध्यम में तल के एक पृष्ठ पर कलई एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन पृष्ठ बना दिया जाए। बना दिया जाए तो बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। सबसे पहले परिभाषा समझेंगे दर्पण का। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम में तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ के परावर्तन पृष्ठ अगर बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, दर्पण है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण हो गया। अब इसको हमें एक हिस्सा पर कलई करना है और एक हिस्से को हमें क्या करना है, परावर्तक पृष्ठ बनाना है।
तो मान लीजिए कि ये एम हो गया और ये हमारा हो गया एम डैश, और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग कलई कर रहे हैं इस तरह से। अब देखिए, जब कलई करने के बाद जितना इस पर हम कलई करेंगे, इसके ऊपर का जो हिस्सा बनेगा ये परावर्तक पृष्ठ बनेगा, परावर्तक पृष्ठ। और इस परावर्तक पृष्ठ को सेम वैसे ही रहने के लिए हम इसके नीचे एक लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, जिससे कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसी अवस्था में रुका रहेगा। तो ये जो आपका नीचे का जो भाग होता है ये होता है कलई किया गया पृष्ठ, किया गया पृष्ठ है। जैसे इतना हम काम करते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में होता है। और इसके सामने जैसे हम कोई वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु का आकार इस दर्पण के सामने हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का नियम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण क्या है। हम लोग सीखे दर्पण के बारे में, अब इसके बाद हम सीखेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखा गया है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल क्या हो, समतल हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, दर्पण है, इसको हम बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एम डैश, और इसके एक साइड में इस तरह से कलई किया जाता है। इसके ऊपर का हिस्सा परावर्तक पृष्ठ होगा। अब जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा, प्रकाश इसी दिशा में वापस चला जाएगा। इस तरह के दर्पण को हम बोलेंगे समतल दर्पण। ये होता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद अब हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में सीखेंगे। गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के
खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश करके चांदी की पालिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है? तो गोलीय दर्पण का परिभाषा यही है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण जो होगा वो क्या होगा? गोलीय दर्पण होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में ही दो भाग होता है। अब गोलीय दर्पण में दो भाग कौन कौन सा होता है? ये गोलीय दर्पण में जो अंदर की ओर से दबा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण में हमें दो भाग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि चम्मच की बात करूं तो चम्मच की अगर बात किया जाए तो चम्मच हम देखते हैं कि एक साइड में दबा हुआ रहता है और एक साइड में उभरा हुआ रहता है। तो जो उभरा हुआ भाग होता है उस भाग का नाम होता है अवतल दर्पण और जो दबा हुआ भाग होता है उस भाग का नाम होता है उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। पहला भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोलीय दर्पण